बात पते की स्वास्थ्य चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कैंसर के बाद कैंसर विशेषज्ञों के साथ। मेरे साथ है एपेक्स हॉस्पिटल के कैंसर रोग विभाग की टीम। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन शर्मा। मैं एपेक्स हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हूं कैंसर विभाग में। मैं एपेक्स हॉस्पिटल में कैंसर की शल्य चिकित्सा मतलब कैंसर सर्जरीज करता हूं। दैट मेक्स मी एन ऑन्को सर्जन। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रीति अग्रवाल। मैं एपेक्स हॉस्पिटल जयपुर में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोनू गोयल है। मैं एपेक्स हॉस्पिटल में रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की भूमिका पर हूँ। मेरा मेन थेरेपी रेडिएशन के द्वारा होता है कैंसर रोग मरीजों के लिए। तो आज शुरुआत करते हैं हमारे सवाल कैंसर विशेषज्ञों के जवाब। हम सबसे पहले डॉक्टर प्रीति अग्रवाल से जानना चाहेंगे कि मैम ये कैंसर क्या होता है, क्यों होता है और इसके लक्षण क्या है। कैंसर हमारे शरीर के किसी भी सेल का अनकंट्रोल्ड या अनियंत्रित ग्रोथ है। शरीर का कोई भी सेल अगर अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो करता है तो वो कैंसर बनाता है। कोई भी सेल, कहीं से भी सेल, चाहे वो मुंह का, लंग्स का, पेट का, इंटेस्टाइन्स का, कोई भी सेल अगर अनियंत्रित या अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो करता है तो वो कैंसर बनता है। बात करें कैंसर होता क्यों है, तो कैंसर होने के बहुत ही सारे कारण होते हैं। कैंसर हेरिडिटरी भी हो सकता है, कैंसर हमारे डाइट की वजह से भी हो सकता है, कैंसर रेडिएशंस, म्यूटेशंस, बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे टाइम कैंसर का कारण पता भी नहीं चलता। कैंसर हमारे सेल्स के डीएनए में म्यूटेशंस के वजह से होता है। डीएनए में मॉडिफिकेशंस की वजह से सेल्स अनकंट्रोल ग्रो करने लगती हैं, जिससे कैंसर होता है। तो मैम सामान्य प्रकार के जो कैंसर जो वो किस प्रकार के कैंसर हमारे यहाँ पाए जाते हैं और उनके लक्षण क्या है। कॉमन कैंसर या मुख्य कैंसर्स हमारे यहाँ पे मेल पॉपुलेशन या आदमी लोगों में मोस्ट कॉमन रहता है मुंह का कैंसर, मुंह और गले का कैंसर। सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर रहता है लंग का कैंसर और इसका कारण है सिगरेट स्मोकिंग, गुटखा तंबाकू खाना। तो इसलिए हमारे यहाँ पे मुंह का, गले का कैंसर और लंग कैंसर बहुत कॉमन है। और इसके लक्षण होते हैं मुंह में छाले होना, गले में गांठें होना, खांसी होना। ये इसके मुख्यतः सिम्टम्स होते हैं। फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स में मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है और उसके बाद में मुंह का कैंसर है और उसके बाद में खाने की नली का कैंसर है। ये सब का कारण मोस्टली स्मोकिंग रहता है या मुंह का गुटखा या जर्दा खाना रहता है। तो अब हम सवाल कर रहे हैं डॉक्टर सोनू गोयल से। मैडम अभी ये जानना चाहेंगे रेडियोथेरेपी क्या है या किस प्रकार से कार्य करता है और कितने सेशन होते हैं इसके। कैंसर के इलाज में रेडिएशन का एक अपना महत्व है। रेडिएशन जैसे आम लोग जो समझते हैं कि हमें कुछ जला देंगे, हमारे साथ हमें दर्द होगा, हमें ठंडा लगेगा, गर्म लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बेसिकली ये एक एक्सरे ट्रीटमेंट है। जिस तरह से एक एक्सरे या सीटी स्कैन में जो किरणों का यूज होता है वो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए होता है, रेडियोथेरेपी में मेगा वोल्टेज बीम्स यूज होती हैं जो कि इलाज के लिए यूज होती हैं। ये दो तरह की होती हैं। एक जिसे हम टेलीथेरेपी कहते हैं। टेलीथेरेपी मतलब टेली मतलब दूर से, कि एक लीनियर एक्सेलरेटर, कोबाल्ट जैसी मशीन होती हैं जिसमें मरीज को एक डिस्टेंस पे रखा जाता है और किरणों द्वारा उससे ट्रीटमेंट होता है। एक जो दूसरी प्रकार की है उसे ब्रेकीथेरेपी कहते हैं। ब्रेकीथेरेपी, ब्रेकी मतलब पास, जो सोर्स होता है वो मरीज के अंदर जाकर इलाज करता है। तो ये होता है सामान्य दो प्रकार से रेडियोथेरेपी का ट्रीटमेंट। अब रेडिएशन में कितने सेशन होते हैं और ये किस तरह से काम करता है। बेसिकली ये डायरेक्ट डीएनए डैमेज करता है। किरणें डायरेक्ट डीएनए डैमेज करती हैं। इसका रेडिकल यूज होता है, एडजुवेंट यूज होता है, पैलिएटिव यूज होता है। रेडिकल जब मरीज की बीमारी बहुत ही अर्ली स्टेज की होती है तब केवल रेडियोथेरेपी द्वारा, केवल किरणों द्वारा उसकी बीमारी जड़ से खत्म की जा सकती है अगर मरीज की अर्ली स्टेज की बीमारी है। अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो उसमें रहेंगे मुख्यतः वोकल कॉर्ड कैंसर, अर्ली वोकल कॉर्ड
ये केवल और केवल रेडियोथेरेपी से नष्ट हो सकते हैं, इसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हॉजकिन लिम्फोमा बहुत अच्छा जो है रेडियोथेरेपी को रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके बाद आता है एडजुवेंट रोल मतलब उसका साथ देना। जब मुंह के या स्तन के कैंसर कभी भी उनका सर्जरी होने के बाद जब वो आते हैं तो उनके जो सर्जिकल रिपोर्ट होती है उसके आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि उनका आगे रेडियोथेरेपी द्वारा इलाज होगा या नहीं, क्योंकि उनके चांसेस होते हैं कि वो दोबारा आ सकते हैं, इसीलिए उसका एडजुवेंट रोल होता है। तो रेडियोथेरेपी से एडजुवेंट ट्रीटमेंट भी किया जाता है। फिर आता है पैलिएटिव। मान लीजिए किसी मरीज की बीमारी लास्ट स्टेज की हो गई है, वो हड्डी या कहीं और जाकर फैल गई है जिससे उसे बहुत ही असहनीय पीड़ा हो रही है, तो रेडिएशन का रोल एज ए पैलिएटिव थेरेपी भी दिया जाता है। इसमें कितने सेशन होते हैं ये सब इन्हीं बेसिस पे डिसाइड होता है कि वो हम रेडिकल इंटेंट से कर रहे हैं, एडजुवेंट इंटेंट से कर रहे हैं या पैलिएटिव इंटेंट से कर रहे हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। मैं अगेन आपसे एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट पेशेंट और डॉक्टर के बीच में क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं और क्या चैलेंजेस रहते हैं? जैसे ही किसी मरीज को ये पता चलता है कि उसके किसी सदस्य को कैंसर हुआ है तो वो मरीज पूरी तरह, उसका परिवार पूरी तरह टूट जाता है। अब इसमें मरीज और मरीज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये रहता है कि अगर उसे कोई ट्रीटमेंट बताया जाता है, सबसे पहले कैसे कराना है, कहाँ कराना है, उसका डिसीजन उसे करना होता है। अगर मैं सिर्फ अपने फील्ड की बात करूँ रेडिएशन की, क्योंकि इसमें सेशंस होते हैं, इसका ट्रीटमेंट लगभग 1.5-2 महीने का एक जगह रहकर इलाज कराना रहता है, रोजाना सीटिंग लेने आना होता है, रोजाना आकर वेट करना, थेरेपी लेना, ये सब रहता है। फिर मरीज को कुछ साइड इफेक्ट्स का भी फेस करना पड़ता है, स्पेशली अगर हम बताएं कि जो मुंह के सामान्यतः कैंसर आते हैं सर्जरी के बाद, जब हम उनको रेडिएशन लगाते हैं तो उनमें मुंह के छाले आना, थोड़ा लाड़ कम बनना, कफिंग रिफ्लक्स होना, ये सब सिम्टम्स कॉमन आते हैं जिनका हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, बट मरीज को फेस करना पड़ता है। यानी कि मरीज के लिए ये ट्रीटमेंट लेना आसान नहीं होता। ऑल्दो हमारे पास न्यू टेक्निक्स हैं, हम लोग IMRT, IGRT नई टेक्निक से साइड इफेक्ट्स मिनिमाइज कर सकते हैं, पर मरीज को फिर भी कुछ समस्याओं का कुछ समस्याओं से गुजरना पड़ता है। इन सब न्यू टेक्निक से हम लेट टॉक्सिसिटीज कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन एक्यूट टॉक्सिसिटीज फिर भी आती हैं। और डॉक्टर के लिए जो चैलेंज है वो ये रहता है कि क्योंकि हमारा साथ मरीज के साथ लंबा होता है, 1.5-2 महीने का होता है, उस मरीज की छोटी छोटी परेशानियां, उनको आना, उनका ट्रीटमेंट करवाना, यहाँ से ले तक उनको घर तक सुरक्षित पहुँचाना, उनको अपनी आम जिंदगी, अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस पहुंचाना, उनको ये तसल्ली देना कि आपका जो इलाज है वो हो रहा है। क्योंकि कई बार मरीजों को ऐसा लगता है कि हमारा ट्रीटमेंट, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है क्या, क्योंकि रेडिएशन है, ये किरणें हैं, किरणों का इलाज है। इसीलिए तो मरीज और डॉक्टर का एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। 1.5 महीने, 1.25-2 महीने का साथ बहुत लंबा होता है। हंसना, बोलना, टॉक्सिसिटीज फेस करना, ट्रीटमेंट, सब चीज़ें जो हैं मिलीजुली तरह से असर करती हैं। वेरी वेल एक्सप्लेन मैम। सो अब हम चलते हैं ऑनकोर सर्जन डॉक्टर नवीन शर्मा जी के साथ में। तो नवीन सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ट्यूमर है, कहते हैं कि उसको बायोप्सी करने से या छूने से ट्यूमर फैल जाता है, इसमें ये क्या भ्रांति है और इसमें कहाँ तक सत्यता पाई जाती है? शौकत जी, ये एक सवाल है जिसका मेरे ख्याल से आम जनता को पता चलना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपने जो सवाल किया उसमें आपने एंड में पूछा है भ्रांति है या सत्य है, तो पहली चीज़ ये पूर्णतः भ्रांति है। अगर आप कैंसर का इलाज के बारे में सोचते हैं तो उसमें मोटा मोटा 3 मोडालिटीज़ काम आती हैं। कीमोथेरेपी, जिसके लिए डॉक्टर प्रीति अग्रवाल है, रेडियोथेरेपी, जिसके लिए डॉक्टर सोनू गोयल है, और कैंसर सर्जरी, जो एपेक्स हॉस्पिटल में मैं करता हूँ। 90% से ज़्यादा कैंसर्स में इलाज शुरू करने से पहले आपको बायोप्सी या साइटोलॉजी का प्रूफ चाहिए होता। कोई मुंह में अगर छाला लेके आया है तो उसको कैंसर समझ के हम वैसे ही नहीं काट सकते, हमें पहले उसे प्रूव करना पड़ेगा कि वो कैंसर है।
अगर हमें किसी मरीज का रेडिएशन कराना है तो पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा कि उसको कैंसर है। कीमोथेरेपी के लिए भी यह पूर्णतया सत्य है। कैंसर सर्जरी कुछ 10-15% कैंसर मरीजों में, जिनमें अग्नाशय का कैंसर आता है, गुर्दे का कैंसर आता है, गॉल ब्लैडर का कैंसर आता है, कुछ कैंसर्स हैं जिसमें बायोप्सी के बिना हमें डायरेक्टली ऑपरेशन करना पड़ता है। उसका कारण सिंपल सा है, ये वो कैंसर्स हैं जिसमें अगर हम बायोप्सी लेने के लिए शरीर में नीडल, जो बायोप्सी नीडल सुई का उपयोग करेंगे, तो जिस रास्ते से वो नीडल शरीर के अंदर जा रही है उसमें वो कैंसर सेल्स बैठ जाने का खतरा रहता है। इस वजह से कुछ कैंसर्स शरीर के ऐसे हैं जिनमें बायोप्सी के बिना सर्जरी की जा सकती है। लेकिन बाकी दोनों चीजों की अगर मैं बात करूं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और जो नई ट्रीटमेंट की मोडालिटीज हैं जैसे इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, इनमें से कोई भी इलाज कैंसर के लिए बिना बायोप्सी के संभव नहीं है, एथिकली, मॉरली और लीगली। ये जो भ्रांति है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है, ये उन लोगों के द्वारा फैलाई हुई है, उन मरीजों के द्वारा या उन मरीजों के रिश्तेदारों के द्वारा जिन्होंने बायोप्सी कराई और उसके बाद या तो 3-4 महीने, 6 महीने, साल भर इलाज लिया नहीं, या फिर हिमाचल प्रदेश या गुजरात में जाके देशी इलाज लिया। उनमें बायोप्सी करने से वो कैंसर नहीं फैला है। वो कैंसर इसलिए फैला है कि उन्होंने बायोप्सी करवाने के बाद इलाज नहीं लिया है, क्योंकि बायोप्सी से बॉटम लाइन ये प्रूव हो जाता है कि मरीज को कैंसर है। तो कैंसर के पेशेंट के लिए जो फेजेस होते हैं, जब उसको पता चलता है उसको बीमारी है, हर मरीज में होता है, सब में उसका जो समय होता है, जो पीरियड होता है वो अलग अलग होता है। पहला फेज होता है डिनायल, मुझे ये बीमारी हो ही नहीं सकती। दूसरा फेज आता है डिप्रेशन, जब वो उसको मानने लगता है कि मुझे बीमारी हो गई है। तीसरा फेज आता है एक्सेप्टेंस, हाँ मुझे बीमारी हो गई है, अब आगे क्या। जो चौथा फेज होता है उसमें कुछ मरीज डाइवर्ट होते हैं, कुछ मरीज इलाज कराते हैं और कुछ मरीज चले जाते हैं। तो ये जो कुछ मरीज चले जाते हैं उनमें बायोप्सी के बाद डेफिनेटली कैंसर बढ़ेगा, उसका बायोप्सी से कोई लेना देना नहीं है। वो कैंसर इसलिए बढ़ रहा है कि वो इलाज नहीं करा रहे। और जो लोग इलाज कराने के लिए आते हैं वो आपको कभी भी ये कहते हुए नहीं मिलेंगे कि बायोप्सी करने के बाद बीमारी बढ़ गई है। ये पूर्णतया एक भ्रांति है कि बायोप्सी करने से या ऑपरेशन करने से कैंसर बढ़ता है। बायोप्सी से कैंसर का हमें प्रूफ मिलता है और जिससे हम उसका इलाज शुरू कर सकते हैं। और ऑपरेशन करने से आप ये मान के चलिए, हम जब कैंसर के मरीज का ऑपरेशन करते हैं तो ट्यूमर हम देखते भी नहीं है। कैंसर के मरीज की सर्जरी में हमेशा 1 से 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा नॉर्मल अंग का हिस्सा निकाला जाता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि कैंसर का जिस अंग में कैंसर है, वो कैंसर का जो गांठ है वो हमें दिखे भी नहीं जब हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हम उसको छू ही नहीं रहे हैं हम ऑपरेट जब कर रहे हैं तब। इस भ्रांति को सबको दिमाग से निकाल देना चाहिए कि ऑपरेशन कराने से या बायोप्सी करने से कैंसर फैलता है। अगर हम मोटा मोटा देखें तो शरीर में जितने सॉलिड ऑर्गन्स हैं, सॉलिड ऑर्गन, मुंह और गले का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, स्तन का कैंसर, जितने भी सॉलिड ऑर्गन्स हैं ये वो हैं जिनका जो इंडिया में कॉमनली पाए जाते हैं। इनमें सर्जरी का प्रमुख रोल होता है। ज्यादातर सॉलिड ऑर्गन्स में सर्जरी का रोल कहीं ना कहीं आता है। तो अगर आप ये मान के चलेंगे कि सर्जरी करने से या बायोप्सी करने से कैंसर बढ़ रहा है, तो आप उसका इलाज ही नहीं करवा पाएंगे कभी भी। डॉक्टर प्रीति, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि जिसको कैंसर हो गया उसका इलाज संभव ही नहीं है, तो क्या कैंसर का इलाज संभव है या नहीं? हाँ, ये क्वेश्चन आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा है। कैंसर का इलाज संभव है। यस, कैंसर इज ए क्योरेबल डिजीज। कैंसर ठीक होने वाला बीमारी है। जैसे अन्य बीमारियां हैं शरीर की, कैंसर भी ठीक होने वाला बीमारी है। सॉलिड ट्यूमर्स अर्ली स्टेज में अगर हम डिटेक्ट करते हैं तो वो ठीक 100% तो कुछ नहीं होता, पर ठीक हो सकते हैं। ब्लड कैंसर्स, जो कि सबसे ज़्यादा लोगों में डर रहता है कि ब्लड कैंसर मतलब डेथ, ऐसा नहीं है। ब्लड कैंसर क्योरेबल बीमारी है। ब्लड कैंसर का एक टाइप कैंसर होता है जिसको सिर्फ टैबलेट से कंट्रोल किया जा सकता है, या टैबलेट से बहुत समय तक दबाया जा सकता है या खत्म भी किया जा सकता है। तो कैंसर क्योरेबल है। यस, कैंसर इज क्योरेबल। डॉक्टर प्रीति, कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल अपना प्ले करती है।
तो हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि बेसिकली कीमोथेरेपी है क्या और क्या कीमो के साइड इफेक्ट भी होते हैं और ये किस तरीके से काम करता है। कीमोथेरेपी दवाइयां हैं जो कि या तो मुंह से दी जाती हैं या इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाती हैं, जो कि कैंसर सेल्स को नष्ट करती हैं। तो ये एक तरह की दवाइयां हैं जो कि कैंसर सेल्स को ख़त्म करती हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? कीमोथेरेपी जो कि कैंसर सेल्स को नष्ट करती हैं, तो हमारी बॉडी के कुछ सेल्स को भी इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे मुंह में ग्रोइंग सेल्स होते हैं, मुंह में छाले पड़ जाना या बाल चले जाना या कमज़ोरी लगना या लूज मोशन हो जाना, ऐसा कॉमन साइड इफ़ेक्ट रहता है। लेकिन ये सब साइड इफ़ेक्ट्स रिवर्सेबल है, मैनेजेबल है। बाल चले जाते हैं लेकिन फिर से वापस आते हैं, 100% वापस आते हैं। मुंह में छाले मैनेजेबल हैं, कमज़ोरी, उल्टी होना सब मैनेजेबल है। और ये हर पेशेंट को ऐसा साइड इफ़ेक्ट होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। और कुछ कीमोथेरेपी बहुत कम, कुछ कीमोथेरेपी पे डिपेंडिंग ऑन डोज एंड टाइप ऑफ कीमोथेरेपी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा या कम होते हैं। तो कीमोथेरेपी सिर्फ दवाइयाँ हैं जैसे बाकी दवाइयाँ हैं जो कि साइड इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन मैनेजेबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वेरी वेल एंड एक्सप्लेन। सो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये हार्मोनल और इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी ये है क्या और बेसिकली किस तरीके से काम करते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? कुछ कैंसर सेल्स के ऊपर हार्मोन रिसेप्टर्स रहते हैं जो हमारी बॉडी के हार्मोन से ही कैंसर सेल ग्रो करती है। तो हार्मोनल थेरेपी होती है जो हम दवाइयाँ देते हैं जो उन रिसेप्टर्स को टारगेट करती हैं और कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोक देती हैं। तो ये यूजुअली मुंह से ओरल टैबलेट्स होते हैं, पर इंजेक्शन भी होता है। तो ये एक तरह की दवाइयाँ हैं जो कि कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोक देती हैं, हार्मोनल थेरेपी। इम्यूनोथेरेपी क्या है? इम्यूनोथेरेपी है हम अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना ताकि वो ही कैंसर सेल्स को नष्ट कर दे। तो इम्यूनोथेरेपी भी एक तरह की दवाइयाँ हैं जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इस तरह से स्टिमुलेट करती है कि वो कैंसर सेल्स को नष्ट कर दे। इसके साइड इफ़ेक्ट्स कीमोथेरेपी या हार्मोन थेरेपी जैसे नहीं होते, इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करने का काम करती है। ये एक नई ब्रांच है दवाइयों की और बहुत ही अपग्रोइंग और अच्छी थेरेपी है जिससे बहुत सारे स्टेज 4 में पेशेंट्स का इलाज संभव हुआ है। बात करें टारगेटेड थेरेपी की, टारगेटेड थेरेपी भी दवाइयाँ होती हैं जो कि कैंसर सेल्स के ऊपर काम करती हैं और कैंसर सेल्स को नष्ट करती हैं। टारगेटेड थेरेपी कैंसर सेल्स कुछ टारगेट्स अपने ऊपर एक्सप्रेस करते हैं, हम उनको जानकर और उनके अगेंस्ट दवाइयाँ देकर कैंसर सेल्स को नष्ट कर सकते हैं। इसके भी साइड इफेक्ट नॉर्मल कीमोथेरेपी जैसे नहीं होते। ये यूजुअली ओरल या दवाइयाँ मुंह से खाने वाली दवाइयाँ होती हैं, पर इंजेक्शन भी होते हैं। थैंक यू डॉक्टर प्रीति, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब मैं सवाल करूंगा डॉक्टर सोनू गोयल से। सो मैडम, ये जो रेडिएशन जो पेशेंट्स होते हैं जो अपन रेडिएशन लगाते हैं, इसको मैनेज किस तरीके से करते हैं और ये किस तरीके से किया जाता है? रेडिएशन और उसके होने वाले हम उपचार कैसे करते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स कैसे मैनेज करते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है जानना लोगों के लिए। रेडिएशन ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम कुछ उनको दर्द दे रहे हैं, कुछ सुई चुभा रहे हैं या कुछ उनको गर्म लग रहा है या ठंडा लग रहा है। ये बहुत ही सिंपल एक सीटी स्कैन जैसी दिखने वाली मशीन है जिसपे मरीज को थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट के लिए लेटाया जाता है। जस्ट उनकी पोजीशन फिक्स करने के लिए एक मास्क पहनाते हैं ताकि वो ट्रीटमेंट के दौरान हिले नहीं। उसके साथ में किरणों द्वारा एक डोज, जो हमारा ट्यूमर वॉल्यूम होता है, सिर्फ उसी पे ही डोज टारगेट की जाती है और आसपास के जितने भी अंग होते हैं उनका बचाव किया जाता है। ये हर दिन हम थोड़ा थोड़ा देते हैं। ये स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं, कन्वेंशनल फ्रैक्शनेशन रेजीम है जिसके द्वारा हम मरीज को हर दिन थोड़ा थोड़ा रेडिएट करते हैं ताकि हर दिन ट्यूमर पे एक अटैक होता रहे। इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स, जिस तरह मैंने बताया है कि जैसे पहले के समय में एक कोबाल्ट थेरेपी होती थी, आज भी है। कोबाल्ट थेरेपी एक बेसिक बॉक्स टेक्निक होती थी जिसमें हमें ये नहीं पता चलता था कि जो हम डोज दे रहे हैं वो अंदर जाके कहाँ किस तरह क्या असर कर रही है।
लेकिन आज के समय में हमारे पास लीनियर एक्सेलरेटर जैसी मशीन्स हैं जो और इतनी अच्छी टेक्निक्स हैं जिसमें 3D कन्फॉर्मल, IMRT, IGRT, SRS, SRT, जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि जहां हम डोज लगा रहे हैं वहां कितनी मिल रही है, आसपास के अंगों को कितनी मिल रही है, क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना कन्फॉर्मिटी है, क्या उसका आइसोडोज है, वो सब हमें पता चल जाता है। तभी आज के समय में जब हम रेडिएशन लगाते हैं तो मरीज 2 साल, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद दोबारा रेडिएशन लेने भी आ सकता है। यानी कि हमारी टेक्निक्स बहुत इम्प्रूव कर गई हैं, साइड इफेक्ट्स के मामले में बहुत ही कन्फॉर्मिटी आ गई है, पेशेंट को लेट टॉक्सिसिटीज काफ़ी कम हो गई हैं, और जो बची हैं वो एक्यूट टॉक्सिसिटीज हैं, वो पेशेंट के दिनचर्या, उनकी लाइफस्टाइल पे निर्भर करता है। अगर 70-80 साल का कोई मरीज है जिसे गले का कैंसर है, अगर वो ट्रीटमेंट के लिए आता है और पेशेंट बिल्कुल खा नहीं पाते हैं, पी नहीं पाते हैं, तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट का थोड़ा साइड इफेक्ट उनको टॉलरेट करना पड़ेगा। अगर हम डाइटरी चेंजेस लाएं और थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें तो ये साइड इफेक्ट्स और कम हो सकते हैं। डेली रेडिएशन मिलना और डेली उसके साइड इफेक्ट से कोप अप करना, ये सब पॉसिबल है अगर इंसान अपनी डाइट अच्छी रखे, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखे। डॉक्टर सोनू, एक ये है कि इस कोविड के टाइम में जो ऑन्कोलॉजी के जो पेशेंट होते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा एक साइड इफेक्ट रहता है, तो इस पेंडेमिक के दौरान आप इसको किस तरीके से मैनेज करते हैं पेशेंट्स को? शौकत जी, अभी आपने जो सवाल किया है ये आज के समय का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। मरीजों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके हॉस्पिटल में कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत हम इलाज कराने आए या नहीं आए, हमें अभी भी घर में बैठे रहना चाहिए या हमें इलाज के लिए आना चाहिए। तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ पेशेंट्स को कि लगभग 1.5-2 साल कोविड फेज में हो गया है। अब अपनी बीमारी को छुपा के आप घर में मत बैठिए, आप बाहर आइए, क्योंकि पुराना 1.5 साल 2 साल का जो डिजीज एडवांसमेंट हुआ है वो मरीज बहुत फेस कर रहे हैं। उनके परिजनों से मेरी ये दरख्वास्त है कि वो आगे आकर अपने मरीजों का इलाज लें, अभी भी समय है, कहीं ये समय हाथ से निकल ना जाए। जहाँ तक प्रोटोकॉल्स की बात है, कोविड में हमें जो एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग, वो हम फॉलो तो कर ही रहे हैं, साथ साथ पेशेंट की स्क्रीनिंग टेस्ट कोविड-19 की वो हम कर रहे हैं, HRCT लंग स्क्रीनिंग वो हम कर रहे हैं, ताकि मरीज का अगर हम इलाज शुरू करते हैं हमें पहले से पता हो कि वो कोविड सिम्टम उनमें मौजूद हैं या नहीं है। इलाज काफ़ी लंबा होता है हमारा, कहीं ऐसा ना हो हमें बीच में गैप देना पड़े, उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज रहती है, इस वजह से ये स्टेप्स जो हैं बहुत ही ज़रूरी हैं। इन केस मरीज को इलाज करते करते अगर कोविड सिम्टम्स आते हैं तो हमें गैप देना पड़ता है, वो मरीज की हेल्थ को रिकवर करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद हम जब लास्ट में फ्रैक्शंस कंप्लीट करते हैं तो हम उसको करेक्ट कर देते हैं, हम गैप करेक्शन देते हैं, जिससे उनका जो ट्रीटमेंट की वजह से नुकसान हुआ है उसका हम गैप करेक्शन के द्वारा भरपाई कर सकें। ऑल्दो वो वैसा इफेक्ट नहीं देगा, लेकिन इसमें किसी की भी गलती नहीं कही जाएगी। ये कोविड पेंडेमिक है, सभी को असर कर रहा है, तो सभी में हम सभी आते हैं। जो प्रोटोकॉल्स हॉस्पिटल फॉलो कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग, HRCT स्क्रीनिंग और कोरोना स्क्रीनिंग, RT-PCR, वो हम सब फॉलो कर रहे हैं। मरीजों पे इसका बहुत ही गहरा प्रभाव डिजीज एडवांसमेंट में पड़ा है। पेशेंट्स अपने डिजीज छुपाए हुए 1.5 साल से घर में बैठे हुए थे। फिलहाल जो हमें मरीज देखने को मिल रहे हैं वो सभी एडवांस स्टेजेस के मिल रहे हैं, जो पिछले साल नहीं आ पाए, जो अभी 2-3 महीने में नहीं आ पाए, जिनकी बीमारी शुरू में असर कर रही थी अब असर करना छोड़ दी है। ये सब चीज़ें हमें बहुत फेस करनी पड़ रही हैं और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम उनका जो डिजीज़ है उसको वापस से उस कंट्रोल ट्रैक पर ला सकें जो बिफोर कोरोना पेंडेमिक में हो सकता था। डॉक्टर नवीन सर, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कैंसर सर्जरी में क्या अंग भंग होने से बचाया जा सकता है या नहीं? शौकत जी, आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं आपको एक पुरानी कथा से दे सकता हूं। कैंसर एक दानव है, हम लोग उससे लड़ने के लिए खड़े हैं। तो जब लड़ाई होती है तो कुछ ना कुछ भंग तो जरूर होता है।
हम लोग आपस में जब मजाक करते हैं डॉक्टर्स आपस में, तो हम ये बोलते हैं कि हम लोग ऑन्को सर्जन वी आर डिस्ट्रक्टिव सर्जन, हम लोग सब तहस नहस करने के लिए हैं, एंड प्लास्टिक सर्जन आर कॉस्मेटिक सर्जन, कंस्ट्रक्टिव सर्जन वो लोग सब वापस बनाने के लिए हैं। हम जो तहस नहस करके बाहर निकलते हैं, प्लास्टिक सर्जन उसको वापस बना के देते हैं। आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देना चाहूंगा। जैसा कि डॉक्टर प्रीति ने कहा, हमारे देश में अराउंड 40% कैंसर्स मुंह और गले के होते हैं। हम सबको याद होगा, बचपन में हम देखते थे, अभी भी देखते हैं, जर्दा, चूना, और कुछ लोग तो उसको मुंह में दबा के सोते हैं, बिकॉज अगर वो उनके मुंह में रात भर दबा हुआ नहीं है तो सुबह फ्रेश नहीं हो सकते। ऐसे मरीजों में जो मुंह का कैंसर जब शुरू होता है तो जीभ या गाल और जो नीचे वाला या ऊपर वाला जबड़ा है उसके बीच में शुरू होता है। अगर वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो उससे जबड़ा भी गलने लग जाता है। ऐसे मरीज में अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो उसका जबड़ा निकालने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है उसका। ये आई अंग भंग करने की बात, अंग भंग हमने कर दिया। अब प्लास्टिक सर्जन का काम आता है। अगर किसी का जबड़ा निकाला गया है तो उसका जबड़ा हम वापस बनाते हैं। हमारा घुटना और टखना, उसके बीच में 2 हड्डियां हैं, एक पे हमारे शरीर का वजन आता है, दूसरी पर नहीं आता है। तो जिस हड्डी पर हमारे शरीर का वजन नहीं आता है उस हड्डी का एक हिस्सा, उसके आसपास की मांसपेशी और उसके पास की खाल, साथ में उनकी खून की नसों को लेकर मुंह का जबड़ा वापस बनाया जाता है और उन खून की नसों को गर्दन की खून की नसों से जोड़ दिया जाता है, जिससे उनको ब्लड सप्लाई मिलती है। ये हुआ, हमने अंग भंग किया और हमने उसको वापस बना दिया। बाकी जो ऑर्गन्स जिनकी मैं बात करूंगा उसमें हमारे जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनू गोयल और डॉक्टर प्रीति अग्रवाल जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, उनका बहुत अहम भूमिका होती है। अगर मैं ऊपर से वापस शुरू करूं तो अगर आप ध्यान से देखेंगे सबके गर्दन में ये एक हिस्सा होता है, चोंच सी बनी होती है, इसको एडम्स एप्पल कहते हैं इंग्लिश में, हम लोग इसको कार्टिलेज कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा होता है, इसका जो कैंसर होता है वो ज्यादातर स्मोकर्स में होता है, बीड़ी सिगरेट में होता है। इसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, हिंदी में बोलूं तो आवाज का बक्सा, हमारी आवाज इसी से निकलती है। बीड़ी पीने वालों में या सिगरेट पीने वालों में इसका जब कैंसर होता है तो अगर मैं 25-30 साल पहले की बात करूं तो उस टाइम केवल एक ही विकल्प होता था, ये आवाज का बक्सा पूरा निकाल दिया जाए, सांस लेने के लिए यहां एक परमानेंट छेद हो जाए, मरीज को आवाज नहीं आएगी, मरीज कभी बोल नहीं पाएगा। अभी वो हम नहीं करते हैं। हमारे पास अगर T3 या T4, स्टेज 3 या इवन स्टेज 4A में भी इसका पेशेंट आता है तो हम उसमें डायरेक्टली ऑपरेशन नहीं करते, उसको पहले कीमोथेरेपी दी जाती है, उसकी बीमारी को कम किया जाता है। जब उसका ये वाला इलाज खत्म हो जाता है तब हम उसको वापस से देखते हैं, असेस करते हैं सीटी स्कैन करा के। अगर उसकी बीमारी ऐसी है जिसको सिकाई से कंट्रोल किया जाता है तो डॉक्टर सोनू गोयल का काम हो जाता है। और अगर उसकी बीमारी ऐसी है जिसमें ऑपरेशन की जरूरत है तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि इस आवाज के बक्से को पूरा नहीं निकाला जाए, आधा इवन 3/4 भी हम निकालते हैं तो भी मरीज की आवाज बनी रहती है। ये एक एग्जाम्पल हुआ मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट का। यह फायदा हुआ एक कैंसर विशेषज्ञों की टीम का। अगर पेशेंट आएगा, 25 साल पहले उसको ऑपरेशन की जरूरत थी, अगर वो कैंसर सर्जन के पास भी आएगा तो उसका ऑपरेशन करने की बजाय उसको पहले डॉक्टर प्रीति के पास भेजेंगे, उसका कीमोथेरेपी होगा, बीमारी को कम किया जाएगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि इसके ऑपरेशन की जरूरत बची भी है नहीं बची। अगर बची भी है तो हम कोशिश करेंगे उसकी आवाज बच जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर मरीज में उसकी आवाज बच जाएगी, मैं कह रहा हूं कि जितने मरीज हमारे पास आते हैं उनमें से कुछ मरीजों की आवाज हम बचा सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा आपको, जो हम एज इंडियंस हम सबके दिल के बहुत करीब होता है, हमारे बच्चे। अगर आप देखेंगे तो हड्डियों का जो कैंसर होता है, एक प्रकार का कैंसर होता है ओस्टियोसार्कोमा, वो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन मतलब बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। अगर हम 40 से 50 साल पहले की बात करें तो उसमें पहले एक ही ऑप्शन होता था, बच्चे की टांग काट दी जाए, वो अब नहीं किया जाता। इवन 4थी स्टेज में भी बच्चों में ओस्टियोसार्कोमा अगर है और वो फेफड़ों में भी फैला हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल पहले कीमोथेरेपी के लिए डॉक्टर प्रीति के पास जाता है, कीमोथेरेपी से उसकी बीमारी को कंट्रोल किया जाता है।
उसके बाद अगर उसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो भी हम उसका पैर नहीं काटते हैं। अगर उसके घुटने के आसपास कैंसर है तो उसका घुटना पूरा निकाल दिया जाएगा। फिर जो हमारे हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं वो उसमें इम्प्लांट डालते हैं। इम्प्लांट आपने सुना होगा, जो आजकल जोड़ों का प्रत्यारोपण होता है उसके लिए जो इम्प्लांट काम में लिया जाता है, वैसे ही इम्प्लांट्स हमारे कैंसर के मरीजों के लिए भी बनाए जाते हैं। वो एक मरीज के लिए अलग से उसी की नाप के हिसाब से बनाया जाता है, जिसको हम कस्टमाइज्ड मेगा प्रोस्थेसिस कहते हैं। सर्जरी की जाएगी, वो डाला जाएगा। उसके बाद अगर उसको और कीमोथेरेपी की जरूरत है या रेडियोथेरेपी की जरूरत है, जो उसकी बायोप्सी रिपोर्ट पर निर्भर करता है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन हम बच्चे का पैर बचाने में 90% से ज्यादा बच्चों का पैर बचाने में हम सफल रहते हैं। तीसरा छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जिसमें रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनू गोयल का बहुत ज्यादा काम आता है। गुदा का कैंसर जो होता है, गुदा मतलब बड़ी आंत का सबसे नीचे वाला हिस्सा, उसका जो कैंसर होता है उसमें करीब 20 साल पहले अगर देखेंगे हम, तो उसमें अगर वो बहुत ज्यादा नीचे है, उसमें हम जो गुदा है उसको बचा नहीं पाते थे और उसमें बड़ी आंत के एक हिस्से को पेट पे बाहर निकालना होता था, जिससे पेशेंट मोशन पास करता था। तो वो सोच के ही थोड़ा अजीब लगता है, हमें भी लगता है। उसके लिए अगर हमारे पास एडवांस स्टेज में भी गुदा का कैंसर आता है तो वो पहले डॉक्टर सोनू गोयल के पास जाता है, उसका रेडिएशन कीमोथेरेपी किया जाता है। ऐसे मरीज जिनका एडवांस्ड गुदा का कैंसर है, उसमें भी हम जो उनका नॉर्मल रास्ता है, कोई मरीज मैंने देखा जिसका अगर मैं ऑपरेशन कर देता हूं उसका नॉर्मल रास्ता नहीं बचेगा। अगर हम उसको पहले रेडियोथेरेपी विद कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी अलोन देते हैं, ऐसे मरीज 17 से 22% ऐसे मरीज हैं जिसमें हम वो गुदा का नॉर्मल रास्ता बचा पाते हैं। सो कुछ एग्जाम्पल्स ये मैंने आपको दिए। मैं मानता हूं कि हम लोग डिस्ट्रक्टिव सर्जन्स हैं, लेकिन हम डिस्ट्रक्शन केवल कैंसर का करना चाहते हैं। हमारे पास अभी प्लास्टिक सर्जन्स का सपोर्ट, हड्डी रोग विशेषज्ञों का सपोर्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का सपोर्ट इतना है कि हमें अंग भंग उतना ही करना पड़ता है जितनी की जरूरत हो, और पेशेंट की लाइफस्टाइल उसको बहुत ज्यादा मॉडिफाई नहीं करनी पड़ेगी। सो दर्शकों, आपने देखा होगा आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया। तो अगर इसका निष्कर्ष निकालें तो जो बीच रास्ते में बैठ के वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं वो निश्चय मंजिल पाते हैं। माना वह दूर किनारा है, फिर सागर ने ललकारा है, तब बैठे रहना हाथ बांधकर वीरों को नहीं गंवारा है। और जो कायर है वो हार गए, नरनाहरबाजी मार गए, इन तूफानों से टकरा के हिम्मत वाले उस पार गए। तो हम तो आपसे यही कहेंगे, अब कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से लड़ें। मैं मेरी एपेक्स की टीम का धन्यवाद करता हूं, डॉक्टर नवीन शर्मा सर का, डॉक्टर प्रीति अग्रवाल का और डॉक्टर सोनू गोयल का। आपने इस चर्चा में भाग लिया और बहुत सारे महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दिया। दर्शकों, आपको भी मैं आपके स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं शौकत आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं।